नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में आज 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। मैदान में कुल 1331 उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मत अधिकार का प्रयोग। प्रधानमंत्री ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर की वोट करने की अपील। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिम्पल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी। आज मध्य प्रदेश के धार और खरगोन के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड़ में करेंगे वोट की अपील। 24 की चुनौती में विरोधी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी आज करेंगे धुआंधार प्रचार। यूपी में मायावती अखिलेश के साथ बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन का दौर। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होंगे लोकसभा के चुनाव। और खेल की खबरों में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान एक कदम दूर। तो देश में जिस तरह से चुनावी उत्सव चल रहा है, तो सबसे पहले खबरों में बात करते हैं जनादेश की। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 9 बजे तक का वोट प्रतिशत हमारे पास आ गया है। पहले 2 घंटे में सबसे अधिक वोटिंग बंगाल में हुई है। जी हां, देश में 93 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 14.60% मतदान हुआ है। सबसे अधिक अगर मतदान की बात की जाए, जहां वोटर जागरूक बनकर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए निकला, वो पश्चिम बंगाल है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, जिस तरह से हमें हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, वहां पर भी 13.24% मतदान हुआ है। अब तक के आंकड़े हैं 2 घंटे के। उत्तर प्रदेश में 11% से ज्यादा और बिहार में 10% वोटिंग हुई है अभी तक। बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पर 14% से ज्यादा वोटिंग और असम में भी 10% से ज्यादा वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। गोवा की अगर बात करें 2 सीटों के लिए, वहाँ पर मतदान है। यहाँ पर 12% से ज्यादा जो लोग हैं वो निकल कर वोट करने निकले। कर्नाटक की बात की जाए तो 9.45% का मतदान दर्ज किया गया और गुजरात में अगर बात करें तो 9.87% का मतदान दर्ज किया गया है। देश में 93 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। कई अहम चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा साख पर, और उनके भविष्य का फैसला जनता जनार्दन अपने जनादेश से करने वाले हैं। बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है और लोग संवैधानिक दायित्व को समझते हुए मतदान की इस प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो यही दर्शा रहे हैं। और हालांकि अब जिस तरह से दिन परवान चढ़ेगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि वोट प्रतिशत जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज होगी। तो गोवा में, कर्नाटक में, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर हमने आपको अभी जो 2 घंटों का मतदान प्रतिशत था वो आपके सामने रखा है। तो तीसरे चरण की बात करते हैं। असम, गोवा, गुजरात सभी सीटें पे जहां पर वोटिंग हो रही है उसके मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनावों में मतदान की प्रक्रिया का आज तीसरा चरण है। सुबह 7 बजे से इस चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही शाम तक और एक
1,331 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले 7 मई को 94 सीटों के लिए मतदान होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख आगे बढ़ाकर 25 मई कर दी। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी और लू चल रही है। बावजूद इसके मतदाताओं में अपने मताधिकार के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से मतदान केंद्रों में जागरूक मतदाताओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मतदान के बाहर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को भी अपनी गोद में उठाया। तो प्रधानमंत्री ने भी लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों से हिस्सा लेने की अपील की है। तो लोकतंत्र में मतदान को सामान्य दान न माने, ये कहना है प्रधानमंत्री का। बच्चे को गोद में लिए प्रधानमंत्री एक अलग अंदाज में यहाँ पर नजर आए। मतदान करने के बाद की तस्वीरें हैं ये। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की लोकतांत्रिक मतदान की ये प्रक्रिया है, इस पर एक रिसर्च जरूर होनी चाहिए। यहाँ एक दिव्यांग बच्ची भी मौजूद थी जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। प्रधानमंत्री ने उस बच्ची के पास जाकर उससे बातचीत की। तो आप देख सकते हैं भावनात्मक तौर पर वो बच्ची प्रधानमंत्री से बात करती। प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पर हाथ रखा और प्रधानमंत्री उसके साथ संवाद करते हुए नजर आए। यहाँ पर महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर प्रधानमंत्री को राखी भी बांधी है। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की कि वो लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। मेघना, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और साफ तौर पर ये एक संदेश भी दिया कि मताधिकार का उपयोग करना हर किसी जो नागरिक है उसका दायित्व है और कोई सामान्य दान नहीं है मतदान, इसलिए घर से निकलकर वोट जरूर कीजिए। कितना ज़्यादा असर आप तमाम जो पोलिंग बूथ हम देख पा रहे हैं उसमें, जो जनता का आधार है उसमें देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आंचल, यहाँ पर अगर हम देखें तो सुबह सुबह चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गुजरात में, तो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग, खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट डालने के लिए। उनसे ही आपकी बात कराती हूँ। जानते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ चुकी हैं। एक इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है गुजरात का, उसने इस बात को सुनिश्चित किया है कि लोगों को ज़्यादा धूप में ना खड़ा रहना पड़े। कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि वेटिंग एरिया भी बनाया जाए। बा तमे शू कहसो, क्या कहेंगी, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? आपको कोई दिक्कत हुई? व्हील चेयर भी यहाँ आपको दिया गया है। व्यवस्था कैसी है? तो सारी चल, हम जोर से बोलो। आपकी मम्मी है, आप लोग मतदान करने आए हैं? हाँ, मेरी मम्मी है, 84 ईयर्स की है और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। चेयर वे लगाई है सीनियर सिटीजन के लिए, इसको डायरेक्ट अंदर लिया है। इसका क्या श्वास भी चढ़ जाता है ऐसा, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और ये मम्मी वोट बताओ, वोटिंग करके आए। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मतदान करना है। सुबह सुबह आप आए हैं, बहुत गर्मी है गुजरात में। हाँ, गर्मी है और यहाँ व्यवस्था भी अच्छी है और सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी व्यवस्था अच्छी की गई है। और मेरी मदर भी 84 ईयर्स की है, तो उनके लिए भी यहाँ चेयर भी लगाई गई है और उधर सीनियर सिटीजन को फर्स्ट अटेम्प्ट भी ले लिया गया है और सबने अच्छी तरह से मतदान भी कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं हुई है। बात क्या
कहेंगे पूरा परिवार आया है मतदान? परिवार आया है मेरे साथ, मेरी जरूरी है। मतदान करना क्या जरूरी कहेंगे, है। यहाँ यंगस्टर्स भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे, सब लोग में जोश है इस बार? बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पांस भी मिल रहा है सबको और अच्छी व्यवस्था भी है और हम भी यही कहेंगे कि सबको वोट करना ज़रूरी है। तो देखिए सुबह सुबह लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा संख्या में सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं सुबह के समय में, ताकि अपना मत डालकर वो सुबह सुबह ही एक तरीके से अगर देखें तो पूरा दिन उन्हें मिलेगा और दोपहर के समय उन्हें घर से नहीं निकलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेघना में समझ सकते हैं कि ये जो तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं ये यंगस्टर्स को संदेश देते हुए कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अपने इस दायित्व को समझे। खास तौर पर अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग की तैयारियों की, जब हम पिंक बूथ्स की बात करें, दिव्यांगजनों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो और सुगम और पारदर्शी बनाते हुए इस पूरी संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया को। मेघना जी बिल्कुल, देखिए आंचल मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो लाइन लगी है, लगातार लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि टेंट भी लगाया गया है यहाँ पर, लाइन में भी ज़्यादा देर ना खड़ा होना पड़े, ये चीज़ सुनिश्चित की गई है। आपको रोकना चाहूंगी मेघना आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हमने देखा कि जब विपक्षी पार्टियों की हम बात करें, ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आई, ताबड़तोड़ रैलियों में गरजते बरसते हुए नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कई बयानों के लिए चर्चा में भी रहे। इस पूरी चुनावी सफ़र की जब हम बात कर रहे हैं, आधा सफ़र पूरा हो चुका है। कलबुर्गी का ये इलाका है जहाँ पर उन्होंने अपने मत अधिकार का उपयोग किया। बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की राजनीति की थोड़ी अलग है और ख़ास तौर पर दक्षिण से उन्होंने अपने दामाद को भी चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए मेघना हमारे साथ मौजूद है। मेघना, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, हम गुजरात की इन तमाम 25 सीटों की हम बात करते हैं, क्या अहम मुद्दे हैं? हालांकि भाजपा का गढ़ माना जाता है इन तमाम सीटों को, लेकिन फिर भी क्या अहम मुद्दे हैं जो मत अधिकार जो इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं मतदाता, उनके जहन में होंगे वोट करते वक्त? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गुजरात में पिछले 2 दशक में यही देखा गया है कि डेवलपमेंट ही एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार सतत विकास, इसके ऊपर ही लोग ज़्यादा फोकस्ड नज़र आते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों के भी कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। उत्तर गुजरात में पशुपालन, खेती, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। साउथ गुजरात में देखें तो खेती के साथ साथ ऐसा इलाका आता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उसे भी प्राथमिकता दी जाती है। कई ऐसे इलाके हैं, ट्राइबल इलाके, अगर हम देखें नर्मदा के आसपास के इलाके, जहाँ पर टूरिज़्म बहुत अहम है। कच्छ का इलाका है जहाँ पर टूरिज़्म अहम है, उसके साथ ही किस तरीके से सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। या काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको लोग मुद्दा बनाते हैं, जिनको चाहते हैं कि उसमें और ज़्यादा विकास हो और बेशक रोजगार और ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का और ज़्यादा आना। गुजरात में यंगस्टर्स की तरफ से ख़ास तौर पर ये इश्यूज़ पर हमने बातचीत की है। चलिए, हमारे साथ और भी संवाददाता मौजूद हैं, आपके पास वापस आएंगे। राज हमारे पास मधेपुरा से मौजूद हैं और सोमेश हमारे साथ मौजूद हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। लगातार मैं अपने व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, ज़बरदस्त तरीके से आप विजुअल्स भेज रहे हैं। अभी जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है मधेपुरा का, वो क्या कहता है 24 की चुनौती को लेकर। देखिए आंचल, मैं सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि वो फुल स्क्रीन करके दिखाएं कि यह जो मतदान केंद्र है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का सहरसा विधानसभा क्षेत्र है और यह जिला परिषद का ये दफ्तर है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उत्सव जैसा नज़ारा है, विहंगम दृश्य है, अद्भुत नज़ारा हम कह सकते हैं। रेड कारपेट बिछाए गए हैं और मतदाता जहां दूर तक आपकी नज़र जाती हो, वहां से बैलून जहां पर लगा हुआ है, वहां से लेकर मतदाता जो है वो रेड कारपेट होते हुए मतदान केंद्र की तरफ दाखिल हो रहे हैं। यह मतदान केंद्र
अनोखा इसलिए भी है आंचल कि इस मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क है, बाकायदा महिलाएं जो है बैठी हुई हैं। जिन मतदाताओं के पर्ची नहीं है या मतदान केंद्र तक पहुंचने में उन्हें दिक्कत हो रही है, उन तमाम लोगों को असिस्ट किया जा रहा है, उनको सुविधाएं दी जा रही है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और जो सबसे अनोखी बात है वो ये कि बाल मंच रखा गया है कि अगर कोई महिला अपने बच्चों को लेकर आती है और उन्हें अगर देर तक लंबी लाइन में लगा रहना पड़ता हो तो वो अपने बच्चे को बाल मंच में छोड़ सकते हैं, वो खेल सकते हैं उस बाल मंच में और उनका टाइम पास भी होगा और वो लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए उनके माता पिता आएंगे तो बच्चे भी उस अद्भुत क्षण के गवाह बनेंगे। इसके अलावा पिंक बूथ है ये और इस पिंक बूथ का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ यह मिथिला का रीजन है। मिथिला के पारंपरिक जो चीज़ें हैं उन पारंपरिक चीज़ों से मतदान केंद्र को सजाया गया है। दोनों तरफ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और यह मतदान केंद्र को अनूठा और अनोखा बना रहा है कि जो महिलाएं आ रही हैं या पुरुष आ रहे हैं वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है। हमने देखा कि बिहार में पहले 2 चरणों में आंचल मतदान का प्रतिशत जो है वो अपेक्षाकृत कम रहा, लिहाजा लू और गर्मी से बचने के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। और बिल्कुल आपके साथ मैं देख पा रही हूँ कि व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मैं देख पा रहा हूँ कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जो है आप देखिए कि हमारे साथ मैं आपके पीछे देख पाई थी कि व्हीलचेयर भी मौजूद है ताकि तमाम जो दिव्यांग जन है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच पाए। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि सोमेश भी बहुत देर से इंतजार करें। सोमेश, क्योंकि यहाँ पर लेडी फाइट है, अगर इस सीट की हम बात करते हैं इस पर भी आएंगे, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले लंबी लाइन देख रही थी मैं महिलाओं की वहां मौजूद थी। किस तरफ इशारा करता है छत्तीसगढ़, जिसमें हम लगातार मानते थे कि बुलेट पर कहीं ना कहीं हम बैलेट पर कहीं ना कहीं बुलेट हावी होती हुई नजर आती थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है जब हम बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ की। और पीछे देखिए आपके महिलाएं मौजूद हैं, ये एक अलग विकास की तस्वीर बयां करती है और खासतौर पर जिस तरह से जबरदस्त तैयारी की गई निर्वाचन आयोग द्वारा। जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान हो रहा है और यहां पर जबरदस्त उत्साह है। मैं इस वक्त अयोध्यापुरी मतदान केंद्र में हूं जहां पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, महिला, तमाम लोग यहां पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ है। और मैं बस्तर की बात करूं, अपने बुलेट पे भारी की बात की थी कुछ समय पहले, तो जो बस्तर का जो क्षेत्र उस इलाके ने भी हमें ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की थी, तो जिस तरह से उस इलाके में नक्सलियों का खौफ था, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। उसी तरह से मैं कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं 2024 में, तो वहां दीदी और भाभी का एक नारा चल रहा है। तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे खड़ी है और कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत, तो कहीं ना कहीं यहां पर कड़ा टक्कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का गढ़ रहा है। 2004 लोकसभा, 2014 की लोकसभा, 2019 की लोकसभा, 2019 की लोकसभा में बीजेपी को हमेशा इस इलाके से जीत मिलती रही और कांग्रेस 1-2 सीटों पर काबिज रहा है। दूसरी तरफ मैं कोरबा लोकसभा की साठ करूं तो इस इलाके में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर रहा है। इस इलाके में कोयले का मसला आया था, जिसमें तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं जो इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। डीएमएफ की राशि, इस इलाके में सबसे बड़ा जो करप्शन हुआ, डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया गया। जो स्थानीय लोगों के लिए, विकास कार्यों के लिए जो पैसा दिया जाता था वो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता था। तो जो दूसरी बात, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे जब हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। जो देश में विकास हुआ ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ जो मतदाता है, सुबह से ही अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने यहां पर सारी तैयारियां की हैं, जो धूप से बचने के लिए यहां पर टेंट लगाए गए हैं, मेडिकल की सुविधा की गई है। दूसरी तरफ बलरामपुर जिले से एक तस्वीर आई जिसमें साफ तौर पे जो स्वयं सहायता समूह की महिला है वो लोगों के घरों में जाकर जो पीला चावल होता है, यानी हम कोई भी अगर अच्छा कार्य करते तो पीले चावल का उपयोग करते, तो वहां पर लोग घर घर जाकर पीले चावल देकर निमंत्रण दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में काफी उत्साह है और इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2019 में जो मतदाता थे करीबन 39 लाख मतदाता, माने 9.2% वोटर्स भी बढ़े हैं। जी चलिए एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं।
चलिए, राजेश नहीं है, आप हमारे साथ हैं। अगर हम बात करते हैं, चलिए राजेश के बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम सवाल सोमेश से ही करेंगे। सोमेश, लगातार ये देखा जाता था कि अगर जब वोटिंग प्रक्रिया या तमाम जो चुनाव होते थे उसमें ऐसी मान्यता थी पहले कि जिसमें घर का जो पुरुष है जब वो वोट करता है तो उसी के तर्ज पर महिलाएं वोट करती हैं, लेकिन ये स्थिति अब बदली है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे हैं, बहुत पैनी निगाह रखते हैं वहाँ पर जो अंदरूनी राजनीति है। ये जो शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट किस तरह की राजनीति की तरफ या फिर चुनावी प्रक्रिया की ओर इशारा करता है? जी जरूर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 3 चरणों पे मतदान की प्रक्रिया थी, पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। जिस तरह से भारी संख्या में जो सुबह से महिलाएं हमने देखा, यहाँ पर मतदान केंद्रों में सबसे ज्यादा महिलाओं की लाइन लगी हुई थी और लगातार इनके साथ लगातार जो महिलाएं थे सुबह से ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि हमने जब उनसे प्रश्न किया आपने यहाँ पर नाश्ता किया है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले मतदान फिर जलपान। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो महिला है, सबसे बड़ा योगदान महिला वोटर्स का है क्योंकि 2019 की लोकसभा में 50% जो मतदान हुआ था महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। तो कहीं ना कहीं महिला भी जो मतदान हो रहा है यहाँ पर बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, महिला वोटर्स की भूमिका यानी काफी अहम है आधी आबादी की। जब हम बात करते हैं, हम चलते हैं मधेपुरा, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता राजेश। अगर हम बात मधेपुरा की करते हैं तो मधेपुरा में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव हैं, आरजेडी के कुमार चंद्रदीप, एलजेपी के आर.के. श्री वर्मा और सीपीआईएम के उम्मीदवार संजय कुमार। अगर इन तमाम हम उम्मीदवारों की बात करें, मुकाबला किन के बीच आपको जबरदस्त नजर आता है और खास तौर पर जिस तरह से जेडीयू अब भाजपा के साथ है, ये किस तरह का संदेश देती है मतदाताओं की तरफ जब वो वोट करने निकलते हैं? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कमिश्नर और डीआईजी कोसी रेंज दोनों यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं। मैं एक सवाल चाहूंगा कि इनसे जरूर लेने के लिए, मैम किस तरीके से देखती हैं ये जो कोसी रेंज है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है? नहीं, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से पूरी व्यवस्था यहाँ अच्छे ढंग से हो गई है और किसी तरह की कोई अप्रत्याशित घटना या किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंसेस रिपोर्टेड नहीं है। सारे पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। देखिए, डीआईजी मनोज कुमार हैं कोसी रेंज के, वो भी हमारे साथ हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या चुनौतियां आपको दिखाई पड़ रही हैं? चुनाव तो स्मूथ चल रहा है। चुनौतियां कुछ भी नहीं है। हम लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और आचार संहिता के बाद हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं और वोटर्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं और पूरे दिन रहेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा और छोटी मोटी कोई समस्याएं आती हैं तो तत्काल हमारे सिस्टम में इसको सोल्व कर लेता है। तो बस मौसम अनुकूल है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग आए और देखिए कितना अच्छा माहौल है, उत्सव का माहौल है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आयोग के निर्देश पर कितनी अच्छी व्यवस्था की है। नेपाल की सीमा भी लगती है, उसके लिए क्या एहतियात बरते गए हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी एहतियात। बिल्कुल, सीमा का एक ड्रिल है। आज 72 घंटा पहले से ही पूरी तरह सीमाएं सील है और किसी भी तरह के गलत व्यक्ति, चलिए, जो उम्मीदवारों का सवाल है वो दोबारा लूंगी मैं आपसे, लेकिन जिस तरह से हम जान पा रहे हैं कि जो तैयारियां तमाम जिन भी सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से बहुत दुरुस्त और चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो बेखौफ आकर यहाँ पर वोट कर पाएं, अपने मताधिकार का उपयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत न्यूज़ 10 में, जहां पर जनता का आदेश यानी जनादेश के जरिए हम बता रहे हैं कि जहां पर आज जो तीसरा चरण है, जो अहम सीटें हैं, वहां पर मतदान हो रहा है। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। अमृतपाल मौजूद है हमारे साथ संभल से। अमृत, हमने देखा कि वोटिंग प्रतिशत अभी 9 बजे तक का हमारे पास आया। अभी जहां पर आप मौजूद है, किस तरह से लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिन चढ़ेगा गर्मी भी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, लोग तभी सुबह का फ़ायदा उठाकर, जब रिलेटिवली ठंडा है, तो वोटिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर जाते हैं। वो जनरली दोपहर को 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे के अराउंड ये टेम्परेचर्स अरूज पे होते हैं। तो लोग सुबह 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगाकर वोटिंग कर रहे थे। अगर ओवरऑल में 9 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है, वो जो इलेक्शन कमीशन ने आउट किया है, वो करीब 12% के करीब है। और यहाँ संभल में करीब 15%, 14 से 15% के बीच में वोटिंग हुई है। तो ये एक अच्छा टर्नआउट माना जाता है सुबह 9 पहले 2 घंटे का। अभी कुछ देर में 11 बजे तक का जो पोल परसेंटेज है वो आ जाएगा। तो क्लियरली जो हमने डिप पहले चरण और दूसरे चरण में देखा था, उसको अभी तक कम से कम ये सीटें कवर अप करती दिखाई दे रही हैं। जी अमृत, यूपी के ब्रज और रोहिलखंड का हिस्सा है 10 सीटें। जब हम इसकी बात करते हैं, जब बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं पर डिंपल यादव के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर, क्योंकि वो मैनपुरी से खड़ी हैं, जिसे नेताजी का गढ़ माना जाता है। जी बिल्कुल, डिंपल के लिए मैनपुरी की सीट जीतना बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार जब वो 2019 में कन्नौज से लड़ी थी तो वो हार गई थी। 2019 में जो मैनपुरी की सीट थी वो मुलायम सिंह यादव ने जीती थी। तो बाय पोल्स में डिंपल वो सीट लड़ी और फिर जीती। इस बार भी कैंडिडेट हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का बेसिकली मुलायम सिंह यादव परिवार का वो गढ़ है, तो डिंपल के लिए रिलेटिवली वो सेफ सीट मानी जा रही है। पर ये जो इलाका है, जिन सीट्स पर आप देखें, अगर आप मुलायम सिंह यादव की फैमिली को ही देखें, उनके परिवार से 5 सदस्य खड़े हुए हैं। इस चरण में ही 3 हैं। शिवपाल यादव के बेटे, डिंपल खुद हैं, शिवपाल यादव के बेटे खड़े हैं, फिर रामगोपाल यादव के बेटे खड़े हैं। तो फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी से तो इनके परिवार ही खड़ा। अगले चरण में अखिलेश कन्नौज से खड़े हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से अपना नामांकन भरे हैं। तो तभी अमित शाह ने इन पर स्वाइप लेते हुए कहा कि क्या इनको यादव परिवार के अलावा यादव और नहीं मिलते हैं। तो ये इन पर एक चार्ज है, पर ये इनका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इनका जो कास्ट कम्युनिटी कॉम्बिनेशन हमें ये समझना होगा। अमित, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, बेहतर बता पाएंगे कि नेताजी के जाने के बाद जिस तरह से इंडी गठबंधन का हिस्सा है अब सपा और बीएसपी, जिस तरह से लगातार जो विश्लेषक है उनका मानना है अपना खोया हुआ जो खोई हुई सियासी ज़मीन है उसे पाने की कोशिश करेगी। ये सब तमाम जो फैक्टर्स हैं, एमवाई फैक्टर से हटकर अब कुर्मी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सपा के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो कितना असर डालते हुए नजर आएंगे 2024 की इस चुनौती को लेकर? देखिए, ओबीसी वोट इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अगर उन्होंने अपनी टैली बढ़ानी है, क्योंकि 2019 में इन 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी। संभल और मैनपुरी को छोड़ दें, यही 2 समाजवादी ने जीती थी। तो ओबीसी जो वोट है वो इम्पॉर्टेंट वोट है, उनको एमवाई वोट से हटकर एमवाई प्लस लाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो बाकी की वोट है, दूसरा जहां पर 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है वहां पर सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है, बीजेपी को फायदा होता है। तो उनको ये वोट, मायावती का लगातार जनाधार उनकी पार्टी का कम हुआ है। अगर पिछली बार आप देखें तो उनके पास करीब 20% वोट शेयर था। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज की थी, मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात कर रहा हूं। वहीं असेंबली इलेक्शंस 2022 की देखें, मायावती की परफॉर्मेंस नीचे आती है, समाजवादी की ऊपर जाती है। मुझे लगता है कि इस बार जो समाजवादी
समाजवादी पार्टी का गेन होगा वो एसेंशियली जो मायावती का लॉस होगा उस पर वो गेन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। सो समाजवादी पार्टी को दलित वोट और ओबीसी वोट जीतना, MY प्लस लाना जरूरी है अगर उन्होंने अपना वोट शेयर और अपनी टैली बढ़ानी है। बिल्कुल, तो क्या साइकिल की जो चाल है वो तेज गति से आगे बढ़ेगी या फिर हाथी की सुस्त चाल फायदा पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत और हमारे तमाम रिपोर्टर्स का इन सब तमाम चुनावी अपडेट्स को जनादेश में हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। तो आप देख सकते हैं सपरिवार वोट डालते हुए अमित शाह, उनकी पत्नी अपने मत अधिकार का उपयोग करते हुए संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिसके प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने लिखा, संविधान और लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर अपना वोट जरूर डालें। वोट डालने का एक दिन पूरी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में पहले की तरह आज भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान जरूर कर अपने भविष्य को खुद संवारने के लिए लोकतंत्र के इस अवसर को कतई गंवाना नहीं है। तो मतदाताओं के साथ बीएसपी प्रमुख ने चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह है कि विरोधी पार्टियों में भी खासकर रूलिंग पार्टी द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार किए जा रहे उल्लंघन पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक संदेश लिखकर लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने लिखा, आज तीसरे चरण का मतदान है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकलें और वोट करें। याद रहे, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां मुर्शिदाबाद में तीसरे चरण के मतदान के दौरान भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस के बूथ प्रेसिडेंट की आपस में झड़प हुई। भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष ने तृणमूल के बूथ एजेंट पर धमकाने का आरोप लगाया। धनंजय घोष ने कहा कि एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। हम प्रत्याशी हूँ, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट ठेठ कर रहा है बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट के जगह में, जो वोट केंद्र हो उस जगह में। आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण के क्या कर सकते हैं। हम निर्वाचन कमीशन को कहते हैं कि आप सजग रहिए, जनगण को वोट एजेंट बैठा दिया है बाद में, लेकिन वे लोग ताला देने की कोशिश कर रहा है। एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है टीएमसी का, जो चुनाव हुआ पिछले 2 चुनाव, यहाँ कोई एजेंट नहीं बैठा दिया, हमको डायरेक्ट कैसे ठेठ कर रहा है, देखिए ना। तो जनगण को क्या हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने भी अपना वोट डाला। प्रहलाद जोशी कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा चेहरा है और मोदी कैबिनेट में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी मिली है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी आज सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दावा किया कि बीजेपी यहां कम से कम 25 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। और आयशा खानम हुबली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कर्नाटक की अगर बात करें, आयशा, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह का सूरत हाल है उस पोलिंग बूथ का? लोग किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को दिखा रहे हैं? जब हम बात करते हैं कि एक वोट
जो है वो बहुत कुछ बदलने का मादा रखता है। तो मिशन साउथ को लेकर हमने देखा कि तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आई। यहाँ पर भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। येदियुरप्पा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर एक सशक्त संदेश दिया यहाँ पर कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया जो कि संवैधानिक प्रणाली का हिस्सा है उसमें अपना दायित्व निभाकर आप भी एक जागरूक, सचेत और सजग नागरिक होने का दायित्व निभाते हैं। आयशा, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी आयशा, किस तरह का बिल्कुल आयशा किस तरह का माहौल है जब हम बात करते हैं कर्नाटक की? आप जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत गुब्बारे में देख पा रही हूँ। किस तरह की पोलिंग बूथ पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं आज? जी आंचल, मैं इस वक्त हुबली में हूँ जो उत्तर कर्नाटक का आर्थिक राजधानी माना जाता है कर्नाटक की, और यहाँ पर लगातार सुबह से लोगों की जो कतारें हमने देखी हैरान करने वाली थी, क्योंकि लगातार सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर कतारें बनाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में धूप ज़्यादा होती है। और सुबह से इस बूथ पर यहाँ पर ये जो विशेष बूथ है सखी केंद्र बूथ है, और यहाँ पर लोग लंबी कतारें लगाकर बड़े जोश के साथ वोट डालने के लिए पहुँचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ। और देखिए, हुबली वो शहर है जहाँ पे हाल ही में नेहा की हत्या हुई थी कॉलेज में। दिन दहाड़े उसको मार दिया गया और फयाज ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर जो ये पूरा माहौल जो है एक खौफ का माहौल बन गया था, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। अब महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आने वाले कई महिलाएं जो हैं वो कह रही थी कि वो जब वोट डालने आ रहे थे तो उनके मन में यही बात थी कि जो शख्स, जो नेता उन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आश्वासन देता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नीतियां बनाते हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब होते हैं, उनके लिए वोट डालना जरूरी है। तो यही कहते हुए कई महिलाएं यहाँ पर हमने देखा, महिलाएं ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए पहुंच रही थी। खास बात यह है कि ये क्षेत्र जो है हुबली धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं 7 बार लगातार वो यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर ये मानकर चल रही बीजेपी की यहाँ पर मोदी लहर नजर आ रही है, और कर्नाटक में जो पूरा चुनाव प्रचार रहा वो मोदी की गारंटी वर्सेस कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी। तो इस पूरे प्रचार के आधार पर चुनाव हुआ है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत जोश के साथ लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि हुबली में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर वोटर टर्नआउट को देखकर ये कहा जाता है कि यहाँ का उम्मीदवार जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो ये एक ऐसा केंद्र है जहां पर भारी तादाद में अगर वोटिंग होती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीत होती है। तो मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है, इस तरह से आंकलन यहाँ पर लगाया जाता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो तमाम जो सीट्स हैं, अगर हम गलबुर्गा की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अहम सियासी समीकरण है जहाँ से खड़गे साहब के दामाद चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात की जाए कर्नाटक हावेरी की, बसवराज बोम्मई वहाँ से चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो इस बार जब चुनावों की रंग की बात करते हैं तो कर्नाटक कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आयशा? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ दाव पर लगा है गुलबर्गा की लोकसभा सीट पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोडमनी का जीतना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बेहद ज़रूरी है, कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से कांग्रेस सीट नहीं जीती तो जाहिर है कई सवाल खड़े होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर सवाल उठाएगी पार्टी, क्योंकि अगर AICC अध्यक्ष के होम टर्फ पर ही चुनाव नहीं जीता जाता तो फिर सवाल ज़रूर खड़े होंगे। देखिए, ये बहुत
दिलचस्प है गुलबर्गा क्षेत्र। और यहाँ पर ये राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनौती थी सीधे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कि वो उन्हें उनके घर में हराएंगे, तो उसी तरह से हुआ 2019 के चुनाव में। और यही वजह है कि कांग्रेस ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है इस सीट को जीतने के लिए। तो ये बहुत ही अहम क्षेत्र है। रही बात हावेरी की, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस क्षेत्र से हैं। पहली बार वो सांसद, पहली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी मैदान में हैं। ये भी उनके लिए बहुत अहम सीट है। जगदीश शेट्टार हाल ही में कांग्रेस से उनका बीजेपी में वापसी हुई। तो मिशन साउथ में जनाधार किस तरह से बढ़ता है पार्टियों का? देखा जाए तो 14 सीटों पर। बिल्कुल, मिशन साउथ की जब हम बात करते हैं, तमाम पार्टियों ने ताबड़तोड़ वहां पर वो रैलियां की हैं। हम 3 चरणों की बात करते हैं, तो किस तरह से ये जनाधार में तब्दील होगा, वोट प्रतिशत से बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। समय कम है, लेकिन लगातार आपसे आगे पूरे दिन चर्चा करते रहेंगे आयशा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो आज हो रहे चुनावों से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वक्त एक ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन, जहां पर प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा। और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है, माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी। मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद हो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी। और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है।
सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था सबका प्रयास, याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है।
अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। तो आप सुन रहे थे खरगोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने वोट की कीमत को समझें। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा। इस पत्र में खड़गे ने चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान आंकड़ों में विसंगतियों और पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े प्रकाशित न किए जाने का जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पत्र को एक्स पर भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ खास बातचीत में काशी पर बोलते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में लिया तभी 10 साल बीत गए। मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं मेरी काशी। और इसलिए एक मां बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ लोकतंत्र है। नामांकन भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे। और टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना पर बोलते हुए कहा कि रेवन्ना को वापस लाना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भी कहा कि हम सीए का कानून लाए, इसमें साफ साफ लिखा है, साफ साफ कहा गया है, ना बोलने में किसी ने गलती की, ना लिखने में, ना देश के कानून में कोई गलती है। सीधा सीधा वो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, उसमें कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का जिक्र नहीं है। चलिए, तो ये तमाम अंश थे जो नव भारत टाइम्स नाउ के साथ प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार के दौरान साझा किए हैं। और ये खबर रांची की है, जहां झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ। कल ईडी ने यहां छापा मारा था। दिन भर चले छापे के बाद देर रात नकदी से भरे स्टील के ट्रंक का ले जाए गए हैं। ईडी के मुताबिक अब तक 35 करोड़ से ज्यादा जब्त किए गए। पिछले साल वीरेंद्र राम के ठिकाने पर छापेमारी के बाद उनसे पूछताछ के आधार पर ईडी ने ये ताज़ा कार्रवाई की। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया। दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसपी एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। बात खेल जगत से। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ होना है। दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा। तालिका में दूसरे स्थान पर स्थित इस टीम में अब तक खेले गए 10 मैचों में से 8 में जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाने के वो करीब है। वहीं दिल्ली की टीम अब तक खेले गए 11 मैचों में से सिर्फ 5 में ही जीत पाई। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को अपने ही सभी मैच जीतने होंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।